और चूना पुतवाने से अगर विकास होता ना तो तमाम राष्ट्रों में कर्जा लेके चूना सरकार पुतवा रही है। इसीलिए किसी राष्ट्र को उठाने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि चिकित्सा को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को आप अच्छा कर दीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी पे काम कर दीजिए, देश अभी तरक्की कर जाएगा। बड़े बड़े जो शिक्षा के माफिया हैं वो 50-50 कॉलेज चला रहे हैं और उनके कॉलेजों में ताला बंद हो जाएगा, इसलिए शिक्षा को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। आप चले जाइए, एक भी जांच की मशीन इस समय काम नहीं कर रही। एक्सरे आपका नहीं हो सकता है, सीटी स्कैन नहीं हो सकता है, MRI नहीं हो सकता है, सारी मशीनें गड़बड़ हैं, टेक्नीशियन कहीं नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। तो इस समय हर गांव में एक बड़ी बड़ी टंकी देख रहे होंगे, सफ़ेद सफ़ेद, 1-2 करोड़ की लागत से लग रहा है और कई हजार करोड़ की योजना है ये। और जल कल और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये पूरी तरह फ्लॉप योजना होगी, देख लीजिएगा किसी घर में पानी नहीं पहुंचेगा। दोस्तों नमस्कार, पब्लिक टाइम्स 24 में आपका स्वागत है। आज हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में, जो हमारा गृह जनपद भी है। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत के लिए नए मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के जुझारू नेता देवेंद्र प्रताप शाही उर्फ बब्बू भैया। देश विकास के पथ पर किस तरीके से जा रहा है और इस महाराजगंज जनपद की क्या हालात है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि विकास के पथ पर किस तरीके से देश को आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है। एक प्रतिनिधि 30 साल से है लगभग, आपकी जो है 5 विधानसभाओं में 3 विधानसभाएं आपके पास हैं, 3 नहीं 4 विधानसभाएं आपके पास हैं, और फिर भी महाराजगंज में कुछ नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि पार्क नहीं बना है, रोड नहीं बना है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का 11 वर्ष जोड़िए। आप जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तो 55 लाख करोड़ का देश पे कर्जा था, आज 210 लाख करोड़ कर्जा है। मतलब ये कि 150 लाख करोड़ रुपए से अगर बीजेपी ये दावा करती है कि हमने देश का विकास कर दिया, तो बस सड़कों का विकास नितिन गडकरी जी के, उसमें कुछ सड़कें आपको दिखाई दे सकती हैं, और किसी विद्यालय में कोई परिवर्तन नहीं, और किसी अस्पताल में कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आप बता दीजिए, आप तो मीडिया के लोग हैं। स्कूलों में कायाकल्प तो हो रहा है ना, तो टार्निंग लग रहा है मान्यवर, वही तो मैं बताना चाहता हूं कि किसी बिल्डिंग पे चूना लगाने से कायाकल्प नहीं होता है। विद्यार्थी की गुणवत्ता कितनी बढ़ी, कितने अच्छे मास्टर भर्ती किए गए, कितनी सुविधा हो गई विद्यालयों में, इससे गुणवत्ता बढ़ती है। गणवेश में आ रहे हैं कि नहीं, नाखून कटे हैं कि नहीं, उसको नैतिक शिक्षा दी जा रही है बच्चों की कि नहीं, आचरण सिखाया जा रहा है कि नहीं। तो जब अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लाइएगा तब वो आचरण सिखा पाएंगे बच्चों को। और चूना पुतवाने से अगर विकास होता ना तो तमाम राष्ट्रों में कर्जा लेके चूना सरकार पुतवा रही है। आपकी नज़र में आउटसोर्सिंग रोजगार है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, अस्थायी रोजगार नहीं है, काम चलाऊ व्यवस्था है, काम चलाऊ व्यवस्था। और आप, हम नहीं कहते हैं कि देश के विकास में प्राइवेटाइजेशन जरूरी है, वो मैं मानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ एक सिरे से श्रीलंका क्यों कोलैप्स हुआ ये जानते हैं आप? श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी क्यों कोलैप्स हुई, उसमें मैंने अध्ययन किया है। श्रीलंका ने एक ही बार पूरे राष्ट्र को ये कह दिया कि जैविक खेती होगी, फर्टिलाइजर खाद बंद हो गया, अब जैविक खेती होने लगी। श्रीलंका का जो मेन वो है वो चाय पत्ती के बागान और चावल की खेती है। चावल का उत्पादन गिर गया, चाय बागानों का इंटरनेशनल मार्केट गिर गया, श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई। तो कोई भी देश सारे जनमानस को लेके, सारी वनस्पतियों को लेके, सारे प्रकार को रोजगार को लेके जब चलती है संतुलित भाव से, तब एक देश विकास की तरफ बढ़ता है। स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे महंगी शिक्षा दी जा रहे हैं, इसको क्या कहना है आपका? अब आप बताइए, एक लड़के का अगर ग्रामीण इलाके में आप पढ़ा रहे हैं तो लगभग 500 रुपये फीस है, और अगर शहरी इलाके में पढ़ा रहे हैं तो 3000 से 5000 महीने की फीस है। अगर किसी के 2 बच्चे हों तो साल भर में जोड़िए 60,000, अगर शहरी स्कूल की बात कर रहे हैं 60,000 एक बच्चे की फीस हुई, तो 2 बच्चों की फीस 1,10,000 रुपये हुई, और 1,10,000 हुई तो किताब बस्ता सारी चीज़ें अगर जोड़ लीजिए उसके टेम्पू जाने का, तो एक पिता के ऊपर 2 लाख का शहर में
और गांव में 60 से 70 हजार का भार पड़ रहा है। ये बताइए, जिस पिता की इनकम ही 5,000 रुपये महीने की हो, 10,000 रुपये की स्वरोजगार से हो, हम मान लेते हैं 2 एकड़ खेती करता है, गन्ना बोता है, उसका उतना इनकम हो, तो क्या वो जो 1 लाख रुपया परिवार कमा रहा है वो पूरा पैसा शिक्षा में दे दे? फिर भोजन क्या करेगा? अब बताइए, भोजन क्या करेगा? इसीलिए किसी राष्ट्र को उठाने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि चिकित्सा को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को आप अच्छा कर दीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी पे काम कर दीजिए, देश अभी तरक्की कर जाएगा। है सरकार ने तमाम दिनों से ये बात चल रही है कि शिक्षा में एकीकरण कर दिया जाए, एक शिक्षा पद्धति हो जाए। सरकार ने क्यों नहीं किया, जरा आप ये बताइए, क्यों नहीं किया? क्योंकि बड़े बड़े जो शिक्षा के माफिया हैं वो 50-50 कॉलेज चला रहे हैं और उनके कॉलेजों में ताला बंद हो जाएगा, इसलिए शिक्षा को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। और ये आम जन के खिलाफ है, उनके हितों के खिलाफ है ये चीज़। तो आप अगर इतने साफ सुथरे हैं तो आप क्यों नहीं जो है हर आदमी को शिक्षा की तरफ अच्छा प्रबंध कर रहे हैं? देश को अगर पूर्ण विकसित विकास की तरफ ले जाना है तो 3 चीज़ों को, स्वास्थ्य, शिक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना पड़ेगा। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय में कि आप जो भी अस्पताल हैं, जैसे बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, PSC CSC की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। आप चले जाइए, एक भी जांच की मशीन इस समय काम नहीं कर रही। एक्सरे आपका नहीं हो सकता है, CT स्कैन नहीं हो सकता है, MRI नहीं हो सकता है, सारी मशीनें गड़बड़ हैं, टेक्नीशियन कहीं नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, मजबूरी में गरीब आदमी को क्या करना पड़ता है, बाहर जो एक्सरे की मशीन है, बाहर जो जांच केंद्र है वहाँ जांच कराता है। उसको जो चीज़ सरकारी अस्पताल में 500 रुपये की हो सकती थी, उसके लिए उसको 5,000 रुपया देना पड़ता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर सरकार स्वास्थ्य पे ध्यान दे, सारी बड़ी बड़ी मशीनें, जो महंगी मशीनें आती हैं, वो लग जाएं, वो क्रियान्वित हो जाएं, टेक्नीशियन रहें और वो उसका वो हो, तो गरीबों पे भार पड़ना कम हो जाएगा। आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो जिसकी कमाई सीमित है, 1 लाख रुपए है मान लीजिए सालाना, 50,000 रुपये सालाना, उसको अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको लीवर फंक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उसकी दवाएं इतनी महंगी है, उसकी चिकित्सा इतनी महंगी है कि 5 लाख और 10 लाख उसको अपना सारा कुछ, अगर 25-50 डिसमिल खेत है या कोई दुकान छोटी सी किया है, व्यापारी है, तो उसको सब कुछ बेच के अपनी दवाई, या तो मरने के लिए वो तैयार रहे। आयुष्मान योजना से चल रहा है ना? आयुष्मान योजना में तो 80% कार्ड ही नहीं काम कर रहे हैं, स्वैप ही नहीं कर रहे हैं। आप जाकर पता करिए, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं जानते हैं। आयुष्मान कार्ड 80% स्वैप करके जाइए, किसी गरीब को दे दीजिए, जाए किसी अस्पताल में स्वैप करके दिखाए। ये फ्लॉप योजना है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप इस समय हर गांव में एक बड़ी बड़ी टंकी देख रहे होंगे, सफ़ेद सफ़ेद, 1-1, 2-2 करोड़ की लागत से लग रहा है, और कई हजार करोड़ की योजना है ये। और कल मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये पूरी तरह फ्लॉप योजना होगी, देख लीजिएगा, किसी घर में पानी नहीं पहुँचेगा। कई जो टंकियाँ गिर गई थी, वही तो कह रहा हूँ, गुणवत्ता है ही नहीं। और हमारे गांव का और सुन लीजिए, एक हास्यास्पद बात सुन लीजिए। बरियारपुर ग्राम सभा की टंकी परसिया में है। अब जरा आप बताइए, 1.5 किलोमीटर की दूरी है परसिया, वहाँ से 1.5 किलोमीटर पाइप जो आएगा वो खेत कल्टीवेशन करने पे वो पाइप फटेगी नहीं, खराब नहीं होगी? तो बरियारपुर को कभी पानी नहीं मिलना है।